हेलो, नमस्ते सभी को। शुरू करते हैं। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देखेंगे। फिर चाहे वो किसी भी पार्ट से हो, किसी भी शेड्यूल से हो, सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मिलेंगे जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होते हैं। वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम खराब करे शुरू करते हैं आर्टिकल नंबर 1 से, जो है इंडियाज यूनियन एंड स्टेट्स। अब देखो, जब हम पार्ट 1 की बात करते हैं तो पार्ट 1 में आपको 4 आर्टिकल मिलेंगे, आर्टिकल नंबर 1 टू आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल नंबर 1 ये कहता है कि इंडिया हमारा जो है वो राज्यों का संघ है, यानी कि इंडिया इज अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स। ये बात बोली जाती है इसी आर्टिकल के अंदर। एक और शब्द बोला जाता है जो कि क्या है, फेडरल। जब यहाँ हम फेडरल बोलते हैं तो आपको यहाँ से एक पॉइंट समझ आना चाहिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या हमारा जो देश है, ये कभी कभी आपको फेडरल देखने को मिलता है और कभी कभी आपको यूनिटरी के फॉर्म में भी देखने को मिलता है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि जब सेंटर अपनी पावर्स को अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड कर देती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, तब इसको फेडरल बोला जाता है। बट पॉइंट टू बी नोटेड, अगर सपोज करो इमरजेंसी लग गई, अगर मान लो इमरजेंसी लग जाती है तो इमरजेंसी के केस में क्या होगा, जितने भी राज्यों के पास पावर्स होती है सारी की सारी राष्ट्रपति के पास चली जाती है, यानी सारी पावर किसी एक व्यक्ति के पास आ गई। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे कहा जाता है यूनिटरी। इसलिए कहा जाता है इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है, ये कैसा है, क्वासी फेडरल। कैसा हो जाएगा ये, क्वासी फेडरल हो जाएगा ये। तो ये बात बोली गई है कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 1 में, कि इंडिया क्या है, ग्रुप ऑफ स्टेट्स है। तो आर्टिकल नंबर 1 ये हो गया। अब देखो आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 2 में लिखा हुआ है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, यानी कि किसी एक नए राज्य को बनाना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई राज्य बना हुआ है तो उसके हिस्से करके एक राज्य बनाना। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपने हाल ही में सुना होगा कि एक नया कॉन्टिनेंट देखा गया, जीलैंडिया नाम का। ये एक नया द्वीप बना है। अब सपोज करो कि जो नया द्वीप है किसी दूसरी कंट्री ने हड़प लिया, यूएसए या किसी ने भी, और इस द्वीप का कोई हिस्सा इंडिया को गिफ्ट में दे दिया। तो ये क्या है, देश के बाहर का एरिया था जो इंडिया को मिला। तो बाहर का कोई भी एरिया अगर इंडिया को गिफ्ट में मिलता है या इंडिया के हिस्से में आता है तो उसके लिए जो आर्टिकल होगा वो होगा आर्टिकल नंबर 2। क्लियर है? तीसरा लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 3। इसमें क्या बोला जाता है, ऑल्टरेशन ऑफ द एरिया ऑफ द बाउंड्रीज। इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि मान लो आंध्र प्रदेश है, पूरा एक स्टेट था, लेकिन आपने देखा इसके 2 हिस्से कर दिए गए। इसमें जो दूसरा स्टेट बनाया गया वो कौन सा हो गया, तेलंगाना। तो इसका मतलब क्या हुआ, आंध्र प्रदेश की जो बाउंड्री थी वही तो चेंज की गई। तो अगर कोई नया राज्य जोड़ रहा है तो क्या होगा, आर्टिकल नंबर 2। और अगर किसी राज्य के हिस्से करके नया राज्य बनाया जा रहा है तो होगा आर्टिकल नंबर 3। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और इसके बाद एक और आर्टिकल आता है, डेट इज आर्टिकल नंबर 4। उसमें क्या बोला जाता है, ध्यान से समझ लीजिएगा। इसमें कहा गया है कि जो भी बातें आर्टिकल नंबर 2 में कही गई या जो भी बातें आर्टिकल नंबर 3 में कही गई, इनमें अगर कोई भी बदलाव किया जाता है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, यानी कि उसको संविधान के अंदर संशोधन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और यही इसी के साथ पार्ट नंबर 1 हो गया खत्म। अब आगे यहाँ पर हम बात करेंगे पार्ट नंबर 2 के बारे में। अब आपको पता है पार्ट नंबर 2 में क्या है, नागरिकता, यानी कि सिटीजनशिप। अब हम सिटीजनशिप के बारे में बात कर रहे हैं तो एक सवाल है कि सपोज करो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो पाकिस्तान के अंदर रहता है लेकिन वो माइग्रेट करके इंडिया में आ गया और वो भारत की नागरिकता चाहता है, तो कौन सा वाला आर्टिकल लगेगा, ये बताओ। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 6। अब यहाँ सारे आर्टिकल्स हम एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज की जब हम नागरिकता बोलते हैं तो भी आपने देखा सिटीजनशिप के अंदर एक संशोधन यानी कि अमेंडमेंट किया गया, जिसकी वजह से काफी हल्ला भी हुआ, दंगे वगैरह भी हुए। 2019 के अंदर ये जो बिल आया इसके अंदर चेंजेस किए गए। इसे समझ लेते हैं पहले हम। इसमें नया जो प्रोविजन आया है उसमें कहा गया है 3 देश, यानी कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों देशों के लिए कहा गया अगर कोई भी माइनॉरिटी में कौन कौन रखे गए हैं, 6 लोग। 6 लोग कौन, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, बुद्ध और जैन। अगर इन 6 में से कोई भी भारत के अंदर आता है और अगर उसे भारत की नागरिकता चाहिए तो उसको भारत के अंदर कितने सालों तक रहना पड़ेगा, 5 सालों तक रहना पड़ेगा। लेकिन इस वाले बिल के अंदर एक चीज और कही गई थी। देखो अब तो ये कानून बने गया है,
बिल में एक चीज और बोली गई थी, वो क्या थी? वो पॉइंट क्या था? इस बिल में एक बात और बोली गई थी कि अगर सपोज करो मुस्लिम कम्युनिटी, इस बिल में देखो कहीं भी मुस्लिम शब्द नहीं आया है, तो इसमें बोला गया कि अगर कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी है जो इन तीनों में से किसी भी देश में से आती है भारत में, और अगर उनको चाहिए भारतीय नागरिकता, तो उनको वही पुराना वाला प्रोविजन फॉलो करना पड़ेगा और 11 साल तक रहना पड़ेगा भारत में। ये था इस नए वाले बिल में, जो कि 2019 में आया था। अब आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है? सिटीजनशिप के बारे में कहता है आर्टिकल नंबर 5, सिटीजनशिप ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये वाला आर्टिकल सबसे ज्यादा जरूरी है इसमें, आर्टिकल नंबर 11, जो है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। क्यों जरूरी है, क्या जरूरी है इसमें, देखते हैं। इसमें कहा गया है कि सपोज करिए, अगर कहा गया है नागरिकता का जो बिल होता है, सिटीजनशिप का जो बिल है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नागरिकता को लेकर कोई भी संशोधन करना है, अगर कोई भी अमेंडमेंट करना है, तो वो अमेंडमेंट सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा किया जा सकता है? संसद यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा ही किया जा सकता है। पार्लियामेंट ही इसके अंदर चेंजेस कर सकती है। किसके अंडर होगा ये अमेंडमेंट? आर्टिकल नंबर 11। और कौन करेगा ये? तो ये पार्लियामेंट करेगी। अब अगर सपोज करो आपसे अगर पूछा गया कि ये जो नागरिकता है यानी कि जो सिटीजनशिप है, इसके लिए कानून सबसे पहले कब आया था, तो आंसर होगा 1955। 1955 में सबसे पहली बार इसके ऊपर कानून निकाला था। चलो ठीक है। अब एक सवाल ये आता है कि मान लो अगर किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता चाहिए, तो इसमें एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं नेचुरलाइजेशन, यानी कि आपके पास जो नागरिकता होगी वो या तो जन्मों जन्मों से चली आ रही होगी, मतलब आपके दादा परदादा ये जो लोग हैं पहले से भारत में रह रहे हैं, या फिर इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है, वो क्या होता है? रजिस्ट्रेशन। अगर सपोज करो कि कोई भी माइनॉरिटी है जो इन तीनों देशों से आया है, यानी कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, तो उनको 5 साल रहना पड़ेगा। लेकिन अगर इसके अलावा किसी भी कंट्री से आया हो, अगर मुस्लिम भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको कितने साल तक रहना पड़ेगा? 11 साल तक। 11 साल तक भारत में रहना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे यहाँ पर आ जाता है पार्ट नंबर 3, यानी कि हम बात करेंगे अब यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में। अब आगे बात करते हैं आर्टिकल नंबर 12 की। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 12 किससे जुड़ा हुआ है? पार्ट 3 से। ये फंडामेंटल राइट कहां से दिया गया? यूएसए से। और ये कवर होता है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 से 35 में। एक और सवाल कि क्या इसके अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं? यस। इसका मतलब दे आर नॉट एब्सोल्यूट। इनका गार्जियन किसको बोला जाता है? सुप्रीम कोर्ट को। अब ये देखो कि रिस्ट्रिक्शन लगाएगा कौन? तो ये रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं संसद यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा। तो हम बात कर रहे थे आर्टिकल नंबर 12 के बारे में, 12 के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? आर्टिकल नंबर 12 के बारे में। तो आर्टिकल 12 बात करता है स्टेट्स के बारे में, यानी कि राज्यों के बारे में। तो अब अगर पूछा जाता है कि स्टेट का क्या मतलब है, तो स्टेट का क्या मतलब है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। तो देखो, जब हम यहाँ पर बोल रहे हैं स्टेट्स, दैट मीन्स ये स्टेट वो स्टेट नहीं है जिसके बारे में हम लोग देखते हैं, जैसे कि यूपी, बिहार, तमिलनाडु वगैरह। यहाँ पर स्टेट का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर स्टेट का मतलब हुआ कोई भी ऐसा एम्प्लॉय जो सेंट्रल लेवल के लिए काम करता है, कोई भी ऐसा एम्प्लॉय जो स्टेट लेवल के लिए काम करता है, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो LIC वगैरह इस तरह की जगह पर काम करता है। इन सब लोगों को मिलाकर क्या बोला जाता है? स्टेट। राज्य का नाम दिया जाता है, स्टेट का नाम दिया जाता है। तो समझेगा इसको। यहाँ पर जब हम इनके काम की बात करते हैं तो इन्हीं लोगों के द्वारा बनाया जाता है क्या? इन्हीं लोगों के द्वारा बनाया जाता है कानून, लॉ फ्रेम किया जाता है। और ये जो लॉ फ्रेम किया जाता है, इनके लिए एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी ऐसा कानून बनाया जाता है, अगर कोई भी यहाँ पर ऐसा कानून बना जो किसी भी पर्सन फंडामेंटल राइट को एक्सप्लॉइट करता है, तो उसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। और ये बात कही गई है कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 13 के अंदर। तो दोनों आर्टिकल याद रखना। आर्टिकल नंबर 12 में क्या है? स्टेट की डेफिनेशन है। और 13 में क्या बोला जाएगा कि 12 के हिसाब से, यानी आर्टिकल 12 के अंदर जो लोग आते हैं, अगर वो कोई भी कानून बनाते हैं और वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होता है, तो उसको मान्यता नहीं दी जाएगी। ये बात बोली गई है किसमें? आर्टिकल नंबर 13 में। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं राइट टू इक्वलिटी के बारे में। अभी हम फंडामेंटल राइट पर ही चल रहे हैं, अभी यहाँ कोई पार्ट चेंज नहीं किया है। अब देखो, फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। पहले इसमें 7 टाइप्स होते थे। 7वें इसमें कौन सा था? राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति का अधिकार। पहले ये दिया गया था आर्टिकल नंबर 31 के पार्ट में, लेकिन अब जब से इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, यानी कि लीगल राइट बना दिया गया है, तो ये आ गया है कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 300 क्लॉज ए के अंदर। तो हम बात कर रहे थे फंडामेंटल राइट के बारे में।
जिसमें से सबसे पहला वाला जो होता है वो कौन सा होता है? वो होता है राइट टू इक्वालिटी, यानी कि समानता का अधिकार। ये किस आर्टिकल में कवर किया गया है? ये कवर किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 से 18 में। अब यहाँ पर जब हम बोल रहे हैं इन आर्टिकल के बारे में, तो इन आर्टिकल के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, आर्टिकल नंबर 14 इक्वलिटी बिफोर द लॉ। आर्टिकल नंबर 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। एंड आर्टिकल नंबर 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यहाँ हम बात करते हैं कमेटी के बारे में, जिसका नाम है रोहिणी कमेटी। कुछ जरूर इसके बारे में पता होगा, बाकी आगे हम यहाँ देख लेते हैं। इसमें है कि ओबीसी के अंदर रिजर्वेशन के लिए या फिर सब कैटेगरीज बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जिसका नाम है रोहिणी कमेटी। अब यहाँ पर रिजर्वेशन टर्म आया है, तो हम देख लेते हैं रिजर्वेशन टर्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर कौन से आर्टिकल में आता है। क्योंकि जब हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट, तो हर एक चीज जो है वो सबके लिए बराबर होनी चाहिए। तो फिर रिजर्वेशन कहाँ से आ गया, आरक्षण कहाँ से आ गया? अब देखो समझना, आर्टिकल नंबर 14 क्या बोलता है? इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी कि कानून के समक्ष हर व्यक्ति कैसा होगा? समान होगा, बराबर होगा। बट कंडीशन अप्लाइड, क्या कंडीशन अप्लाइड होती है? प्रेसिडेंट और गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जजेस। ये एक ऐसे सेक्शन हो जाता है कि सपोज करो कि अगर ये लोग एक कार्यकाल में है, यानी प्रेसिडेंट और गवर्नर का भी टेन्योर चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस का भी टेन्योर चल रहा है, तो इनके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी। ये लिखा हुआ है किसके अंदर? आर्टिकल नंबर 14 के अंदर नहीं लिखा है, इसके लिए अलग से आर्टिकल बना है, डेट इज आर्टिकल नंबर 361 क्लॉज ए। आर्टिकल 14 में तो बोला गया है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, बिल्कुल ठीक। इसी के अंदर हमारा रूल ऑफ लॉ भी आ जाएगा। बट पॉइंट टू बी नोटेड, इसमें जो एक्सेप्शन है वो कहाँ दिया गया है? वो दिया गया है आर्टिकल नंबर 361 क्लॉज ए के अंदर। इसमें ये चीज मेंशन की गई है। नेक्स्ट पर आते हैं, अगला है आर्टिकल नंबर 15। इस पर आयुष्मान खुराना को लेकर एक मूवी भी बनाई जा चुकी है। आर्टिकल नंबर 15 की जब हम बात कर रहे हैं, आर्टिकल नंबर 15 की जब हम बात कर रहे हैं तो समझेगा, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब इस आर्टिकल में बोला गया है 5 आधारों के ऊपर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी व्यक्ति के साथ। बट आपको पता है इंडिया के अंदर जो प्रोविजन है, इन्हें कुछ कम्युनिटी आज भी सीरियसली नहीं लेती है और बैकवर्ड कम्युनिटी के साथ आज भी भेदभाव किया जाता है। बट फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल 15 ये कहता है कि धर्म के आधार पर, रेस, कास्ट, सेक्स या बर्थ प्लेस के बेसिस पर किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कंडीशन अप्लाइड, और यहीं पर आ जाता है रिजर्वेशन। क्या आ जाता है? यहीं पर आ जाता है रिजर्वेशन। क्या है रिजर्वेशन इस वाले आर्टिकल में? ध्यान से समझने से, यहाँ पर जो रिजर्वेशन आता है वो ये कहता है कि जो राज्य सरकार है, कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो कोई भी कानून बना सकती है, बच्चों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी, शेड्यूल कास्ट के लिए भी और शेड्यूल ट्राइब के लिए भी। यानी कि रिजर्वेशन का ये जो पूरा प्रोसेस है, ये आप देख सकते हैं, ये आर्टिकल नंबर 15 के अंदर दिया गया है। बट कंडीशन अप्लाइड, अगेन अ कंडीशन अप्लाइड, ये आपका सोशल लेवल पर होता है। मतलब समाज में बराबर का दर्जा देने के लिए अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी रिजर्वेशन, कोई भी आरक्षण करना चाहती है, तो बच्चों के लिए आरक्षण किया जा सकता है, महिलाओं के लिए आरक्षण किया जा सकता है, शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति के लिए और शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए भी रिजर्वेशन सरकार द्वारा किया जा सकता है। ये बात कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 15 में ये बात बोली गई है। आगे अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 16 कहता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। क्या मतलब हुआ? देखो, जब भी कोई एप्लीकेशन या फॉर्म आता है, किसी भी एग्जामिनेशन का फॉर्म आता है, तो हर कोई आता है उस फॉर्म को भरने के लिए। जब कोई उस फॉर्म को भरने जाता है, तो उस फॉर्म में आपने देखा होगा कि अलग अलग कैटेगरीज होती है। उसमें लिखा होता है ना, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और आजकल ट्रांसजेंडर भी ऐड हो गया है। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो हर एक व्यक्ति के पास पूरा अधिकार होता है कि वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेट कर सके। पर अगेन कंडीशन अप्लाइड। देखो, फिर से यहाँ पर कंडीशन है, कंडीशन फिर से वही आ जाती है, रिजर्वेशन। अब आपको ये चीज पता है, जब हम जॉब की बात करते हैं तो जॉब्स में रिजर्वेशन होता है, करेक्ट, सबको पता है। यहाँ कहा जाता है बैकवर्ड कम्युनिटी यानी पिछड़े वर्ग या समाज जो है, उनके लिए रिजर्वेशन किया जाएगा। सिंपल सी बात है, इन कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन क्यों किया गया? इनके लिए रिजर्वेशन 2 बेसिस पर किया गया। रीजन क्या था? सोशो यानी कि समाज में अगर कोई बहुत ज्यादा पिछड़े वर्ग है तो बराबर का अधिकार देना है। दूसरा बोला गया एजुकेशन के बेसिस पर, यानी कि एक ऐसा वर्ग है जो शिक्षा में बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, मतलब उसके पास नॉलेज है ही नहीं, तो उसके लिए भी यहाँ पर कुछ प्रोविजन बनाए गए हैं।
ये आ जाएगा किसमें, ये आ जाएगा आर्टिकल नंबर 16 के अंदर। तो ये ध्यान रखिएगा, हमारे इंडिया के अंदर जो रिजर्वेशन दिया जाता है उसका अपना अलग क्राइटेरिया है। ठीक है, क्या है उसका अपना एक अलग क्राइटेरिया है। अब चलते हैं आगे आर्टिकल नंबर 17 में, जो है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी कोई छुआछूती बीमारी नहीं है। यहाँ पर हमने बोल दिया अनटचेबिलिटी, तो इसका मतलब उसे दूर रहना है। अनटचेबिलिटी का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस। आप लोगों ने जब पढ़ा होगा सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन जब आपने पढ़ा होगा, तो उसके बाद आपने वैदिक सभ्यता का पढ़ा होगा। तो उसमें आपने देखा होगा अलग अलग क्लासेस में लोगों को डिवाइड किया जाता था उनके काम के आधार पर। यही तो होता था। सेम चीज यहाँ पर बोली गई है कि अगर आप सोसाइटी में इक्वलिटी चाहते हैं, अगर आप समाज में हर एक आदमी को बराबर का अधिकार देना चाहते हैं, तो ये जरूरी है आपको अनटचेबिलिटी नाम की चीज को अबॉलिश करना होगा, यानी छुआछूत को खत्म करना होगा। यानी कि क्लासेस में जो डिवीजन किया जाता है, आपको पूरी तरीके से भारत में इस चीज को खत्म करना होगा, तभी हर एक व्यक्ति समाज के अंदर बराबर होगा। तो ये आ जाएगा आर्टिकल नंबर 17 में। आर्टिकल नंबर 18 में क्या बोला जाता है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। कैसा टाइटल, तो टाइटल मतलब हो गया उपाधि। कैसी उपाधि, तो देखो समझो इसे, टाइटल्स का क्या मतलब हो गया, उपाधियां। जैसे कि आपने देखा होगा राजा राम मोहन रॉय, ये क्या है, ये टाइटल है, ये एक उपाधि है। तो बोला जाता है अगेन, समाज में अगर आपको बराबरी चाहिए, सोसाइटी में अगर इक्वलिटी चाहिए, तो लोगों को अलग अलग टाइटल देकर उनकी जो पोजीशन है, उनका जो पद है, उसको और भी ज्यादा ऊंचा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। सपोज करो यहाँ पर सचिन तेंदुलकर है और सचिन तेंदुलकर को मिला है भारत रत्न अवार्ड। अब अगर सचिन तेंदुलकर अपने नाम के आगे लगाना शुरू कर दे भारत रत्न अवार्डी सचिन तेंदुलकर, तो एक तो वैसे ही हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, और अब अगर इतना लंबा नाम अपना वो लिखेंगे और आगे उसके अब ये भी लिखेंगे, तो वैसी बात है ना, उनकी जो पोस्ट है वो और भी ज्यादा ऊपर होगी। हम लोग तो ऑलरेडी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि जो टाइटल्स वगैरह है इनको एबॉलिश करना चाहिए। ऐसा कोई भी टाइटल हमारे देश के अंदर नहीं होना चाहिए जिसे यहाँ पर समाज में बराबर का हिस्सा जो है वो लोगों को ना दिया जा सके। अब जरा अच्छे से सुनना है यहाँ पर, आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 तक के जितने भी आर्टिकल दिए गए हैं, ये सारे के सारे सोशो और इकोनॉमिक के बेसिस और इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं। अच्छे से ध्यान में रखना इसे। चलो अब आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 19 की, जो है गारंटीज टू ऑल द सिटीजन्स द 6 राइट्स। ये हम लोगों के मतलब का आर्टिकल है। लड़की जब ऐसा मोमेंट रहता है ना कि जब कि मान लो मम्मी ने बोला कि बेटा ये काम कर देना, बेटा जरा मार्केट तक चले जाना, फिर हम लोग क्या कहते हैं, मैं नहीं जा रहा, मैं दूसरा काम कर रहा हूँ और ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है, ऐसा बोल देते हैं ना हम लोग कई बार। तो इसे जरा समझिएगा आर्टिकल नंबर 19 में क्या क्या बात कही गई। आर्टिकल नंबर 19 में कहा गया है कि आप किसी भी तरह का कोई संगठन बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, बस विदाउट आर्म्स होना चाहिए। कोई भी हथियार आप कैरी नहीं कर सकते। दूसरा बोला गया है कि आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो। तीसरा बोला गया है कि आप कहीं पर भी जाकर रह सकते हैं, कहीं पर भी आप डिसाइड कर सकते हो, आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। अब तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो प्रोविजन था ना कि आप जम्मू एंड कश्मीर के अंदर रह नहीं सकते थे, तो ये प्रोविजन भी हट चुका है। अगला बोला जाता है कहीं पर भी जाकर आप बिजनेस कर सकते हो, जहां पर भी आपकी इच्छा हो, जहां पर भी आपकी मर्जी हो। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा कि कहीं पर भी आप ट्रेवल भी कर सकते हो, कहीं पर भी आ जा सकते हो। ठीक है, अब समझना, अब पॉइंट समझना, यहीं पर से कहानी शुरू होगी। अब ये जो कहानी शुरू हुई है कि हमने तो बोल दिया इतने सारे राइट्स आर्टिकल नंबर 19 के अंदर, तो सुनो, फंडामेंटल राइट्स जो है दे आर नॉट एब्सोल्यूट, मतलब कभी भी अगर जरूरत पड़ी तो इनको यहाँ से अबॉलिश किया जा सकता है। ये ऐसे समझो इसे कि जरूरत पड़ने पर इसमें पार्लियामेंट द्वारा बदलाव किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो ध्यान रखिएगा कि इमरजेंसी के केस में क्या होता है। यहाँ पर आर्टिकल नंबर 19 सबसे पहला आर्टिकल है जो यहाँ पर क्या होता है, आपसे छीन लिया जाता है। ध्यान रखिएगा, कभी भी यहाँ पर ऐसा मत बोलना घर पे कि मैं नहीं जा रहा काम करने, मेरा फंडामेंटल राइट है, नहीं तो मम्मी जो है ना अच्छे से तुमको बताएंगी कि क्या होता है तुम्हारा फंडामेंटल राइट। तो ये चीजें कभी घर पर ट्राई मत करना, जितने आर्टिकल बताए जा रहे हैं उन्हें कभी घर पर ट्राई मत करना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 21 क्लॉज ए की, जो है राइट टू एजुकेशन। पर उससे पहले हम देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 21। अब यहां देखो, आर्टिकल नंबर 21 क्या कहता है, राइट टू लिबर्टी, मतलब अपनी इच्छा से जीने का जो अधिकार है वो दिया गया है आर्टिकल नंबर 21 के अंदर। और इसी के अंदर आपको एक चीज और मिलती है, दैट इज राइट टू प्राइवेसी, यानी कि गोपनीयता का अधिकार।
अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन किसी पर्सन के साथ शेयर नहीं करना चाहते तो डेफिनेटली आपके पास ये राइट है। आप ये राइट किसी को दे नहीं सकते हो, क्योंकि ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है। मैं नहीं चाहता मेरी इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर हो, तो ये क्या है, ये मेरा मौलिक अधिकार है। बट समझना, जब भी इमरजेंसी लगती है, जब भी आपातकाल की स्थिति आती है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाती है, सारे फंडामेंटल राइट्स जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन आर्टिकल नंबर 20 और 21 ये तो ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आपके कभी नहीं जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, यहां समझते हैं हम आर्टिकल नंबर 21 क्लॉज ए। आर्टिकल नंबर 21 क्लॉज ए कहता है राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार। शिक्षा के अधिकार के बारे में बात की जा रही है। अब समझिएगा, यहाँ पर राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार के बारे में बात की जाती है यहाँ पर। तो ये हमारा है अमेंडमेंट नंबर 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कब किया गया है, ये किया गया है 2002 में इसको किया गया है। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब समझ आ रहा होगा। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट का मतलब आप समझ गए होंगे, पर फिर से एक बार समझ लेते हैं इसको। तो इसका मतलब होता है कि अगर जरूरत पड़ती है तो पार्लियामेंट के द्वारा इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम सबने देखा था कि राइट टू प्राइवेसी को लेकर काफी बवाल मचा, जिसमें कहा गया था कि जो आधार कार्ड है उसको हर एक बैंक अकाउंट के साथ लिंक कराना पड़ेगा। लोगों ने बोला कि भैया ये तो हमारा राइट है, हमारी प्राइवेसी है, मैं क्यों जाकर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन बैंक को दूं। तो उस टाइम पर ये जो मुद्दा था, जो आर्टिकल था, बहुत ज्यादा चर्चा में आया था। तो यही चीज है कि अगर पार्लियामेंट चाहती है तो फंडामेंटल राइट्स पर अपने हिसाब से चेंजेस कर सकती है। लेकिन कंडीशन यहाँ पर यह होती है कि इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि प्रेम्बल के अंदर जो बातें बोली गई हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। बाकी अपने अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट्स के अंदर कोई भी चेंजेस किए जा सकते हैं। किसके द्वारा? संसद, यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा। कौन से आर्टिकल के इस्तेमाल करते हुए? आर्टिकल नंबर 368 का यूज करते हुए। आगे हम देखते हैं आर्टिकल 21 के अंदर कौन कौन से अधिकार शामिल हैं। तो यहाँ ध्यान से देखो और बताओ इनमें से कौन कौन से राइट। आर्टिकल नंबर 21 के अंदर आ जाएंगे वन प्राइवेसी, फ्री लीगल एड, स्पीडी ट्रायल, ऑल ऑफ दिस। तो इसका जवाब होगा पॉइंट नंबर 4, ऑल ऑफ दिस। आर्टिकल नंबर 21 जो है वो प्राइवेसी की भी बात करेगा, फ्री लीगल एड की भी बात करेगा और स्पीडी ट्रायल की भी। अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा रहे हो, कहीं भी खा रहे हो, कहीं भी सो रहे हो, वो बात अलग है। घर वाले जब आपको टोकेंगे तो आपको उठ के बैठना पड़ेगा। वहां पर फंडामेंटल राइट काम नहीं आते। वहां कभी बोल भी मत देना कि मेरा फंडामेंटल राइट है। एक बार आर्टिकल नंबर 20 और 22 को समझ लेते हैं। आर्टिकल नंबर 20 में बोला जाता है कि सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति है, कोई भी एक पर्सन है जिसको यहाँ पर अरेस्ट किया गया है। तो अगर उसे अरेस्ट किया जाता है तो उसको किस तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जाएगी? गवर्नमेंट के द्वारा। उनके भी तो राइट होते हैं। तो ये आ जाएगा आर्टिकल नंबर 20 में, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई जरूरी नहीं है, पर अपनी नॉलेज में रखने के लिए ठीक है। और 22 में बोला जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट दिया जाता है तो कौन सा आर्टिकल होगा? आर्टिकल नंबर 22 में ये है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप जानते होंगे कि सरकार ने डोमेस्टिक सर्वेंट यानी कि घरेलू नौकर के रूप में छोटे बच्चों को, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने की अनुमति नहीं दी है। तो बताओ ये किस आर्टिकल में है? इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 24। तो देखो यहाँ चाइल्ड लेबर, अभी हमने जून के मंथ में चाइल्ड लेबर डे सेलिब्रेट किया था। बताओ कब था? 12 जून। तो यहाँ पर क्या हो गया? चाइल्ड लेबर के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो कौन सा आर्टिकल आएगा? आर्टिकल नंबर 24। अब आर्टिकल नंबर 24 में आपको ये चीज देखने को मिली। पर अगर मैं आपसे बोलूं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है? देखो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ये मतलब होता है कि अगर सपोज करो कि कोई भी एक व्यक्ति है, कोई भी एक पर्सन है, वो अगर किसी एक राज्य में रहता है तो उससे अगर किसी जगह पे फोर्स तरीके से काम कराया जाता है तो यहाँ पर उसे क्या बोलेंगे हम? फोर्स लेबर बोलेंगे। लेकिन उसको अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर बेचा जाता है और फ्री में उससे काम कराया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे तब ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नाम दिया जाता है। अब देखो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कौन से आर्टिकल में आएगा? आर्टिकल नंबर 23 के अंदर, ठीक है ना? ध्यान में रखिएगा इसे। तो आर्टिकल 23 क्या है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और आर्टिकल 24 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चाइल्ड लेबर। चलो अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 25 और 26। ध्यान से सुनना। ये आर्टिकल्स बात करते हैं किसके बारे में? रिलीजन के बारे में, यानी कि धर्म के बारे में। धर्म के बारे में आर्टिकल दिए गए हैं। क्या कहते हैं आर्टिकल नंबर 25?
आर्टिकल 25 को हम समझते हैं, जो है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। आप समझो इसे, यह आर्टिकल कहता है कि कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर है तो वो अपनी इच्छा से अपने धर्म का पालन कर सकता है, उसको कोई भी मनाही नहीं है। आर्टिकल नंबर 25 में ये बात बोली गई है। अगला देखो, लिखा है आर्टिकल नंबर 26, जो है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियन अफेयर्स। इसमें बोला जाता है अगर कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को और भी ज्यादा बढ़ावा देना चाहता है तो वो यहाँ पर अपने धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य कर सकता है। ये कहा गया कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 26 के अंदर। तो यहाँ आप देखिए, अगर जो आपका रिलीजन है, जो आपका धर्म है, उसके लिए यहाँ पर कौन कौन से आर्टिकल है? आर्टिकल 25, आर्टिकल 25, 26, 27 और 28। ये 4 आर्टिकल जुड़े हुए हैं किससे? रिलीजन से। इसमें कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी दूसरे धर्म की लड़की से शादी भी कर सकता है, और अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे धर्म में जाना चाहता है तो वो भी कर सकता है, पर उसकी खुद की सहमति से ही ऐसा संभव है। जो सेकुलर शब्द है 42nd अमेंडमेंट के बाद देखने को मिला, लेकिन उससे पहले कौन सा वाला आर्टिकल में देखने को मिलता है? आर्टिकल नंबर 25 में। अभी पीछे क्या बताया गया था कि हर एक व्यक्ति जो है वो बिल्कुल सेकुलर है, अपनी इच्छा से वो किसी भी धर्म का पालन कर सकता है। हमारी जो कंट्री है वहां पर अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जातियां आपको देखने को मिलती है, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है इंडिया के अंदर। ये ध्यान में रखिएगा कि सेकुलर शब्द आपको कौन से आर्टिकल में मिलता है? आर्टिकल नंबर 25 के अंदर। अब यहाँ पर हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 27 के बारे में, जो है फ्रीडम एज टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। इस आर्टिकल में बोला जाता है कि आपको अपने धर्म का अगर पालन करना है तो आपको इसके लिए किसी भी तरीके का टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 28 है फ्रीडम फॉर अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। अब इसे बोला जाता है कि जैसे कि मदरसे हो गए या फिर मठ वगैरह हो गए, ये सब जगह ऐसी होती है जहाँ पर धर्मों की शिक्षा दी जाती है, यानी कि आपके रिलीजन से जुड़ी हुई जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, वो आपको दी जाती है। बट कोई भी पर्सन बाउंड नहीं है, किसी भी पर्सन को आप जबरदस्ती यहाँ नहीं रोक सकते कि भैया यहीं रुको, तुम जा नहीं सकते। ये वैसे वाला यहाँ पर नहीं होता, ठीक है। अगला है आर्टिकल नंबर 29 और 30। 2 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल नंबर 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। ये तो ऐसे आर्टिकल्स हैं जो माइनॉरिटीज के लिए बनाए गए हैं, यानी कि जो अल्पसंख्यक है, मतलब कि कौन? मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, जैन और बौद्ध। ये जो 6 माइनॉरिटीज आपको इंडिया के अंदर मिलते हैं, इनके लिए इन आर्टिकल्स को बनाया गया है। आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30। आर्टिकल 29 के अंदर इन लोगों को कल्चर को प्रोटेक्ट करने की बात बोली जाती है, और आर्टिकल 30 के अंदर एजुकेशन के सेक्टर में इनको और भी ज्यादा बढ़ावा देने के लिए ये आर्टिकल दिए जाते हैं। तो ये दोनों आर्टिकल यहाँ बता दिए हैं, पर इस बात को ध्यान में रखना, ये दोनों आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए है, सबके लिए नहीं है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 31 क्लॉज ए की। आर्टिकल 31 क्लॉज ए में क्या बोला जाता है? सेविंग ऑफ लॉस प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट, यानी कि लैंड रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है। जैसे कि मैंने अभी बोला ना, राइट टू प्रॉपर्टी, ये क्या है? संपत्ति का अधिकार है। तो इसके लिए पहले जो आर्टिकल आपको देखने को मिलता था वो यही वाला आर्टिकल था। पहले क्या होता था कि यहाँ पर आप किसी का भी लैंड ले लो, संपत्ति ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब क्या होता है कि ये लीगल राइट हो गया है, आप कानूनी तरीके से किसी की संपत्ति ले सकते हो। अगर आपको उस पर किसी भी तरीके का कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करना है तो किस में आएगा? 31 क्लॉज ए में आएगा। जो आर्टिकल 31 क्लॉज सी है उसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला जाता है सेविंग ऑफ लॉस गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। क्या मतलब हुआ? देखो समझना से, जब हम बोलते हैं डीपीएसपी, नीति निर्देश एवं तथ्य बोलते हैं, या फिर जब हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या मतलब हुआ? जो हमारे अधिकार दिए गए हैं वो अधिकार हमें किसी भी राज्य के अंदर हमारी राज्य सरकार ही तो देगी ना। अगर मान लो मेरे जो राइट है अगर वो वायलेट हुए तो दिल्ली गवर्नमेंट तो मेरे राइट जो है, मेरे अधिकार वापस दिलाएगी, जब किसी कोर्ट में जाकर वो बोलेंगे। यही तो होगा ना। लेकिन राइट्स को प्रोवाइड कौन कराएगा? इन राइट्स को प्रोवाइड कराया जाएगा दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। और जो डीपीएसपी है, नीति निर्देश और तथ्य जो है, इसके अंदर यही तो बात लिखी गई है कि अगर यहाँ फंडामेंटल राइट्स पर एक वेलफेयर स्टेट बनाना है तो आपको डीपीएसपी को फॉलो करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन डिलेड बाय द 44th अमेंडमेंट। संपत्ति के लिए मौलिक अधिकार को 44th संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया। यानी आर्टिकल 30 के अंदर आता था जो,
अब आर्टिकल 300 क्रॉस ए के अंदर आ गया। अमेंडमेंट कौन सा हुआ? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। कौन से ईयर में हुआ? 1978 में आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट देखने को मिला। आगे देखते हैं आर्टिकल 32, बड़ा फेमस है ना, पता होगा। आर्टिकल 32 में रिट्स के बारे में बात की गई है। ठीक है, रिट्स के बारे में बताया गया है, जिसे प्रेरोगेटिव रिट्स के रूप में भी जाना जाता है। यहां पर ये ध्यान दीजिए कि रिट का विचार किस देश से लिया गया, तो इसे ध्यान में रखना कि रिट्स का विचार ब्रिटिश देश से लिया गया। अब समझते हैं इसे। रिट्स क्या होते हैं? रिट्स का मतलब होता है ऑर्डर। ये ऑर्डर या तो सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा या तो आपका हाई कोर्ट करेगा। जब सुप्रीम कोर्ट जारी करता है तो आर्टिकल 32 यूज होता है, और जब इसको हाई कोर्ट जारी करता है तो आर्टिकल 26 यूज होता है। रिट्स क्या है? ऑर्डर है। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। हैबेस कॉर्पस, मेंडेमस, सर्कुलरी, प्रोहिबिशन, कोहेरेंटो। इन सभी टाइप्स को नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे, चिंता मत करो। अगला पार्ट आया पार्ट नंबर 4, डीपीएसपी। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले समझ लेते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का क्या मतलब है। डायरेक्टिव यानी कि कोई निर्देश होंगे, प्रिंसिपल यानी कि कोई सिद्धांत होंगे, और स्टेट इसका मतलब ये हो गया कि राज्य सरकार को अपने राज्य के अंदर कोई ऐसा काम करना होता है जिससे कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें बोला जाता है वेलफेयर स्टेट के बारे में। ये है कौन से पार्ट में? पार्ट नंबर 4 के अंदर आता है। देखो ये क्या है? डीपीएसपी है, यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई? स्टेट गवर्नमेंट की हो गई। अब स्टेट गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी तो है, लेकिन लिया कहां से गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड से, और आयरलैंड ने कहां से लिया? स्पेन से लिया। अब इसके अलावा अगर पूछा जाएगा तो दे आर नॉन जस्टिसेबल। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपके लिए कोई काम नहीं करती है तो आप फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट में जा सकते हो। बट सपोज अगर स्टेट गवर्नमेंट आपके लिए कोई काम नहीं कर रही, आपके वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं कर रही है, तो आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में अपील करने नहीं जा सकते। यही होता है नॉन जस्टिसेबल और जस्टिसेबल। करेक्ट है? चलो अच्छा, आगे देखते हैं आर्टिकल नंबर 35। आर्टिकल नंबर 35 के तहत पार्लियामेंट उन अधिकारियों के लिए सजा का कानून बना सकती है जिन्हें मौलिक अधिकारों के तहत अपराध घोषित किया जाता है। पार्लियामेंट के अंदर अगर देखा जाए तो आपको एक राइट मिलता है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 368 है, जिसमें यह कहा जाता है कि पार्लियामेंट अपने हिसाब से किसी भी चीज को चेंज कर सकता है, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं हो सकता है। केसर नंदा भारतीय केस इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उसे भी कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आर्टिकल नंबर 35 में अगर देखा जाए तो बोला जाता है इसके अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं, यानी कि इसके 368 कहां बोला गया है? आर्टिकल 35 में बोला गया है। आर्टिकल नंबर 34 को भी देख लेते हैं। क्या है आर्टिकल नंबर 34? रिस्ट्रिक्शंस ऑन राइट्स व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। इसमें बोला गया है मार्शल लॉ, किसी भी जगह पर मार्शल लॉ को इम्पोज किया जा सकता है, लेकिन मार्शल लॉ जो है वो नेशनल इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल नहीं होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। मार्शल लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे कहीं पर भी डिफाइन नहीं है, इसकी कोई भी परिभाषा हमारे संविधान में नहीं दी गई है। ठीक है, पार्ट नंबर 4 में अगर डेफिनेशन पूछ जाए स्टेट की तो है आर्टिकल नंबर 36। यहां कुछ आपने ध्यान दिया? अभी पीछे हमने पढ़ा था स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 12 में भी, और अब यही डेफिनेशन आर्टिकल नंबर 36 में भी बोल रहा हूं मैं। ये क्या? तो यहाँ ये जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट बोल रहा हूं मैं, ये क्या है? तो यहाँ ये जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, इसमें बोला जाता है कि जो राज्य सरकार है वो जिम्मेदार है कि उनका जो राज्य है, उनका जो स्टेट है, उसको एक कल्याणकारी राज्य बना दो। वो क्या कर दो? एक वेलफेयर स्टेट में कन्वर्ट कर दीजिए। ये बोला जाता है आर्टिकल नंबर 36 के अंदर। सारे आर्टिकल आप एक बार में समझ लो। देखो आर्टिकल नंबर 36 यानी कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट हमने अभी डिस्कस कर लिया। आर्टिकल नंबर 37 में क्या बोला जाता है? एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल कंटेन इन द पार्ट। तो इसमें कहा जा रहा है कि आर्टिकल नंबर 36 के अंदर जो भी स्कीम आती है, कोई भी प्रोविजन अगर जहां पर स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए हैं, तो उसको किस तरीके से लागू किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 36 में क्या बोला जाता है? एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेन इन दिस पार्ट। तो इसमें कहा जा रहा है कि आर्टिकल नंबर 36 के अंदर जो भी स्कीम आते हैं, कोई भी प्रोविजन अगर यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए हैं, तो उसको किस तरीके से लागू किया जाएगा, ये आता है आर्टिकल नंबर 37 में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई जरूरी नहीं है बहुत जरूरी से। अगला है आर्टिकल नंबर 38, स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल।
इसमें बोला जाता है कि भैया वेलफेयर तो करेंगे लेकिन सोशल लेवल पर करेंगे। क्या मतलब हुआ? जैसे कि पीडीएस सिस्टम, क्या है ये? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये, ठीक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ये होता है कि मान लो कोई राशन कार्ड लेकर आया पीडीएस सिस्टम के अंदर, यानी कि राशन की दुकान के अंदर राशन कार्ड लेकर गया, तो उस पर क्या होता है, उससे उसे कम प्राइस पे वो सामान मिल जाता है, अनाज वगैरह दाल वगैरह सब कम दामों पर मिल जाती है। तो ये क्या है, स्टेट गवर्नमेंट ने तो इन चीजों को किया ना। अगर स्टेट गवर्नमेंट इस चीज को लागू नहीं करेगी, उसमें बैठ के घोटाला करेगी, तो क्या वेलफेयर स्टेट बनेगी? नहीं बनेगी। तो ये काम जो होता है किसके अंदर, कि सोशल लेवल पर वेलफेयर प्रोवाइड कराना है किसको? राज्य सरकार को। ये बात बोली गई है आर्टिकल नंबर 38 के अंदर, और ये भी एग्जाम में नहीं आता है। अगला है आर्टिकल नंबर 39, सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। ध्यान से समझिएगा, आर्टिकल नंबर 39 में बोला जाता है इक्वल वेजेस, यानी कि बराबर की यहां पर तनख्वाह दी जाएगी। किसको? मैन एंड वुमेन को। तो इसे भी ध्यान में रखना। अब अगर पूछा जाए इक्वल वेजेस कौन से आर्टिकल में आता है, तो झट से बता देना आर्टिकल नंबर 39। आर्टिकल नंबर 41 के बारे में समझ लेते हैं, जो है राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल नंबर 41 में क्या बोला जाता है? राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन। फॉर पब्लिक असिस्टेंट के केसेस में भी आपको राइट किए जाते हैं अंडर आर्टिकल 41। एक लेख है, ध्यान से सुना जरा इसे। सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। गेस करो इनमें से कौन सा आर्टिकल दिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा? इसका करेक्ट आंसर आर्टिकल 43 क्लॉज ए बनेगा, जिसमें यह बोला जाता है कोई भी अगर व्यक्ति है तो वो किसी भी इंडस्ट्री में जाकर काम कर सकता है। अब देखना यहां पर, यह आर्टिकल 43 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से समझना है। इसमें कहा गया है लिविंग वेजेस के बारे में, यानी कि अभी मनरेगा वगैरह जो भी हम देख रहे हैं, इसमें क्या बोला जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति कार्य करता है, कोई भी पर्सन अगर काम करता है, तो यहाँ पर मिनिमम वेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये मिनिमम वेजेस प्रोवाइड करने की बात होती है, यही तो लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 43 के अंदर, ठीक है। अगला देखो आर्टिकल नंबर 45 क्या कहता है। प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। आर्टिकल नंबर 45 ये कहता है कि जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनकी आयु 6 वर्ष से कम है, उनके लिए एजुकेशन का जो सिस्टम है वो आर्टिकल नंबर 45 में दिया गया है कि किन बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? उनके माता पिता के ऊपर होती है, पेरेंट्स के ऊपर होती है। आर्टिकल 40, 43, 43B या फिर ऑल द अबव। बताओ इनमें से ऐसा कौन सा डीपीएसपी है जो आपको यहां पर गांधीयन प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ मिलता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। आज समझ लेते हैं इसे हम। जब हम डीपीएसपी बोलते हैं, नीति निर्देश एवं तथ्य की बात करते हैं, तो इसमें 3 चीजों में डिवीजन होता है, यानी कि पहले गांधीयन प्रिंसिपल, यानी कि गांधी जी के सिद्धांतों से जुड़ा हुआ। दूसरा होता है यहाँ पर सोशल, यानी कि समाज के अंदर अगर देखा जाए तो समाज से जुड़े हुए जो अधिकार होते हैं, जो कि राज्य सरकार को देने पड़ते हैं, उनके लिए काम करना पड़ता है, वो आ जाएगा सोशल में। तीसरा हो जाता है आपका लिबरल, यानी कि लिबरल के लिए भी कुछ आर्टिकल्स डिवाइड किए गए हैं। बट एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन से गांधीयन प्रिंसिपल हैं, तो आर्टिकल नंबर 40, 43, 43B, 46, 47 एंड आर्टिकल नंबर 48। ये वो आर्टिकल हैं जो आपके गांधी जी के सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं। अगले क्वेश्चन पर आओ। कौन सा वो आर्टिकल है जिसके अंदर जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करने का प्रोविजन मेंशन है? ये रहेगा आर्टिकल नंबर 50 में। अब जरा ध्यान से समझ लेते हैं इन सभी बातों को, इन सबको हम, ठीक है। आर्टिकल नंबर 48 देखा जाए तो 48 के पार्ट में आपको क्या चीज दी गई है, मैं आपको बताता हूं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, ये बस एक स्कीम से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल नंबर 49 में क्या कहा जाता है? जितने भी मॉन्यूमेंट्स है, यानी कि जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, जैसे कि ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, तो ये सारे जितने भी मॉन्यूमेंट्स है, इन सबको प्रोटेक्ट करने का राइट सिर्फ यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, हम सबका भी बराबर का है। वहां जाके आप जो गंदगी फैलाते हो, दीवार पे कुछ भी लिख देना, तो ये सब हमको नहीं करना होता है। आर्टिकल नंबर 49 के अंदर है। एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी या फिर आपका लेजिस्लेटिव, तीनों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है? ये होता है विधि। विधि का मतलब हो गया किसी भी चीज को या कानून को बनाना। दूसरा होता है जुडिशरी। जुडिशरी का मतलब क्या हो गया
कि यहाँ पर जो भी चीज या जो भी कानून बनाया गया है उसके ऊपर न्याय देना। और तीसरा होता है एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो चीज जो कानून लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया है उसको लागू करेगा कौन? एग्जीक्यूटिव। और इसके ऊपर न्याय कौन देगा? जुडिशरी। ये तीनों जो है हमारी डेमोक्रेसी के क्या है? पिलर है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 51 जो जुड़ा हुआ है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से। आर्टिकल 51 ये कहता है कि राज्य को कुछ इस तरीके से काम करना चाहिए कि राज्य तो खुशहाल रहे ही, उसके साथ में जो देश है, जो कंट्री है, वो भी यहाँ पर क्या रहे? प्रोटेक्टिव रहे, सेफ रहे। अब देखते हैं पार्ट नंबर 5 किसके अंदर आता है। तो पार्ट नंबर 5 आ जाएगा आर्टिकल नंबर 52 से आर्टिकल नंबर 151 में। अब इसमें एक चीज और बता दूं, पार्ट नंबर 4 की जब हम बात करते हैं तो ये तो हो गया डीपीएसपी। अब पार्ट नंबर 4A के बारे में जब हम बात करेंगे तो ये क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी, यानी कि मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य किसके लिए होते हैं? भारत के नागरिकों के लिए होते हैं। ठीक है। अब पॉइंट ये आया कि इसको जब जोड़ा गया था तो यहाँ पर स्वर्ण सिंह कमेटी का नाम आता है। स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पर ही इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जोड़ा गया था। और जब ये जोड़ा गया था तब इसमें एक अमेंडमेंट किया गया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। कौन से ईयर में? 1976 में इसको किया गया था। लेकिन अब आया यहाँ पर यूनियन आर्टिकल कहां से? 52 से लेकर 151 तक देखने को मिलते हैं। यानी कि सबसे पहले जो आर्टिकल है 52 क्या कहता है? ये कहता है कि भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है। ठीक है। तो अब सवाल देखो, राष्ट्रपति बनने के लिए एक कैंडिडेट को 35 एज की आयु पूरी करनी होगी और लोकसभा के मेंबर के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। अब बताओ ये दिया कौन से आर्टिकल में है? तो ये दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 58 में। तो अब देखो आर्टिकल नंबर 52 में तो बोला गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर 53 में बोला जाता है कि हमारे देश के अंदर अगर कोई भी एग्रीमेंट साइन किया जाएगा, कोई भी बिजनेस होगा, तो वो हमेशा प्रेसिडेंट के नाम पर ही किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 54 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में, कि इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा। अगला यहाँ पर आता है आर्टिकल नंबर 55 जो बताता है मैनर ऑफ द प्रेसिडेंट इलेक्शन, यानी कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा उसकी पूरी प्रक्रिया क्या होगी। आर्टिकल नंबर 55 में आता है। आर्टिकल नंबर 56 में क्या बोला जाता है? 56 में आता है इनका कार्यकाल, प्रेसिडेंट का टेन्योर, यानी कि इनका टेन्योर कितना होगा? 5 साल का रहेगा। ये चीजें ध्यान में रखिएगा। लेकिन एक चीज समझेगा, इंडिया के अंदर अगर किसी को भी प्रेसिडेंट को चुनना है तो ये इनफाइनाइट टाइम होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति हैं उनका 5 साल पूरा हो गया तो वो दोबारा नहीं चुने जा सकते। हमारे यहाँ पर क्या प्रोविजन है? हमारे यहाँ पर जो प्रोविजन है वो लॉन्ग टाइम, यानी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट लेकर आते हैं। उनको कितनी भी बार राष्ट्रपति के रूप में चुना जा सकता है। अब आता है इसमें लास्ट वाला पॉइंट। लास्ट वाला पॉइंट क्या है? आर्टिकल नंबर 58, जिसमें क्या होता है? क्वालिफिकेशन दी जाती है, यानी कि कौन कौन सी ऐसी योग्यताएं होनी चाहिए जिसके आधार पर प्रेसिडेंट का चुनाव किया जा सकता है। ठीक है। अगर देखते हैं हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनके ऊपर इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? ये लिखा है आर्टिकल नंबर 61 में। अब देखो आर्टिकल 60 जो है ऑथ एंड एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। यहां पर जब हम इम्पीचमेंट बोलते हैं तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि ओथ यानी कि शपथ कौन दिलाएगा। तो ओथ कौन दिलाएगा? सीजीआई के द्वारा प्रेसिडेंट को शपथ दिलाई जाती है। सीजीआई समझ गए? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 63 जो बात करेगा वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। और इस बात को ध्यान में रखना कि वाइस प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट नहीं होता है। इम्पीचमेंट शब्द का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों के लिए होता है। पहले हो जाएंगे प्रेसिडेंट, दूसरा हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस और तीसरे हो जाएंगे हाई कोर्ट के जजेस। दैट्स इट। इसके अलावा किसी के लिए नहीं होता है। अब आगे देखो, अब सवाल में कहा जा रहा है पार्डनिंग पावर यानी जो क्षमतान की शक्ति होती है किसकी? प्रेसिडेंट की। कौन से आर्टिकल में दी गई है? इसका आंसर होगा आर्टिकल नंबर 72। अब देखो आर्टिकल नंबर 74 में कहा जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री परिषद। आर्टिकल नंबर 76 में बोला जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। आर्टिकल नंबर 76। ठीक है। आर्टिकल नंबर 72 में बोला जाता है द पार्डनिंग पावर यानी क्षमतान की शक्ति। तो जब हम पार्डनिंग पावर बोलते हैं तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति के पास भी होती है और गवर्नर यानी कि राज्यपाल के पास भी होती है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? प्रेसिडेंट जो है
इनके पास ये भी शक्ति है कि जो डेथ सेंटेंस होती है, यानी कि जो मृत्यु दंड दिया जाता है, वो यहाँ पर क्या हो सकता है, उसको रोक सकता है। कौन? प्रेसिडेंट रोक सकता है। और इसको चेंज भी कर सकता है। कौन? प्रेसिडेंट। बट गवर्नर जो होता है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सस्पेंड कर सकता है, इसके अलावा कोई काम नहीं किया जा सकता। अच्छा चलो अब आगे देखो, आर्टिकल नंबर 111, आर्टिकल नंबर 111। गेस करो ये किससे जुड़ा हुआ है? तो यहां ये जुड़ा हुआ है एसेंट टू बिल्स। समझो अब यहां पर इस चीज को, जब हम बोलते हैं यहां पर आर्टिकल नंबर 111, इसका मतलब हो गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रपति अगर किसी भी प्रस्ताव को, किसी भी बिल को अगर कानून की अनुमति दे देते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक कानून बन जाता है, एक एक्ट बन जाता है। ठीक है। दूसरा होता है यहां पर क्या, आर्टिकल नंबर 110। ये क्या है? मनी बिल है। मनी बिल क्या होता है? मनी बिल सिर्फ और सिर्फ प्रस्तुत किया जा सकता है लोकसभा के अंदर, और कोई भी बिल मनी बिल होगा या नहीं होगा किसके द्वारा डिसाइड होता है? तो ये डिसाइड होता है स्पीकर के द्वारा। स्पीकर कहां होता है? लोकसभा। अगला देखो यहां पर आर्टिकल नंबर 112। ये आर्टिकल क्या कहता है? एनुअल फाइनेंशियल बजट। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे ये बजट है, पर ध्यान रखिएगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट जैसा कोई भी वर्ड लिखा हुआ नहीं है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि पूरे साल भर में जितना भी काम किया गया है वो एक जगह पर आपको लिखा हुआ मिलता है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 112 के अंदर। अब देखते हैं आगे ऑर्डिनरी जुडिक्शन। अब यहां से हम पढ़ने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल होता है आर्टिकल नंबर 124। जहां पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए अगर ऑरिजिनल जुडिक्शन शब्द आता है तो ये कौन से आर्टिकल में आ गया? तो ये आ गया आर्टिकल नंबर 131 में। यहाँ पर ओरिजिनल जुडिक्शन समझ लेते हैं कि अगर कोई भी केस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट आता है तो हम इसको ओरिजिनल जुडिक्शन कहते हैं। अगर कोई भी ऐसा केस है जो हाई कोर्ट में गया और उसके बाद वहां से प्रोसीड हुआ तो उसे वहां पर अपीलेट नाम दिया जाता है कि अपील के द्वारा क्या होगा। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट किसमें आएगा? 124 में आएगा। एक चीज और, सुप्रीम कोर्ट में बताओ टोटल कितने जजेस हैं? जहां पहले 30 जजेस प्लस 1 सीजीआई, टोटल 31 जजेस थे, वहीं अब 34 जजेस हैं जिसमें एक सीजीआई। 47 नंबर के जो सीजीआई हैं वो कौन है? ऐसे बोबड़े जी हैं। चलो अब अगर पूछा जाए अपीलेट जुडिक्शन, मतलब हाई कोर्ट से अगर कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट में गया है तो किसी अपील के द्वारा ही गया होगा, तो इसके लिए आर्टिकल नंबर क्या होगा? तो ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 132। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बताओ ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मुद्दे पर सलाह ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं? इसका आंसर बन जाएगा यहाँ पर आर्टिकल नंबर 143। जैसे कि बाबरी मस्जिद वाला केस हुआ था तो उस टाइम पर भी ये सेम सिचुएशन थी कि प्रेसिडेंट ने उस टाइम पर क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उनसे आप ये कह सकते हो कि एडवाइस दी थी। ध्यान रखना अगर यहाँ पर आर्टिकल नंबर 143 का इस्तेमाल होगा तो ये सिर्फ और सिर्फ एक एडवाइस होगी, मैंडेटरी नहीं है कि आपको ये मानना ही पड़ेगा, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब चलो सीएजी की बात करते हैं। सीएजी कौन होते हैं? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यह आता है आर्टिकल नंबर 148। इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है। ओके तो देखो अगला सवाल, गवर्नर यानी कि अब आ गया पार्ट नंबर 6, गवर्नर ऑफ द स्टेट यानी कि राज्य के जो राज्यपाल होते हैं इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं, सबको पता है। अब इनका अपॉइंटमेंट कौन से आर्टिकल में है? तो ये दिया गया है आर्टिकल नंबर 155 में। अब एक चीज समझिएगा, इसमें भी अगर हम देखें तो आर्टिकल नंबर 152 में भी बोला जाता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में। आर्टिकल नंबर 153 में बोला जाता है राज्य का राज्यपाल यानी कि गवर्नर होगा और आर्टिकल नंबर 155 में बोला जाता है कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट किया जाएगा और एक ही गवर्नर को एक से ज्यादा स्टेट के लिए भी अपॉइंट किया जा सकता है। ये बात भी बोली गई है आर्टिकल में। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 159 किसके बारे में बात करता है? तो ये ओथ के बारे में बात करता है, यानी कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? तो इसे याद रखो, स्टेट में जो आपका हाईकोर्ट होता है उस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गवर्नर को शपथ दिलाएंगे। अगला देखो, राज्य का जो राज्यपाल होता है इनके पास भी पार्टी पावर रहती है, यानी कि संविधान की शक्ति, जैसे कि राष्ट्रपति के पास होती है। तो ये कौन से आर्टिकल में है? ये आर्टिकल नंबर 161 में। अब देखो समझना, यह कंसेप्ट पता चल गया आपको
कि पार्डनिंग पावर में डेथ सेंटेंस जो होता है इसको चेंज करने का जो राइट होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है, आर्टिकल नंबर 72 में। लेकिन जो राज्यपाल है इनके पास भी राइट होता है आर्टिकल नंबर 161 के अंदर। बट अगर किसको मृत्यु दंड दिया गया है, डेथ सेंटेंस किसी को दी गई है, तो ये क्या कर सकते हैं, सिर्फ उसको रोक सकते हैं, उसको बदल नहीं सकते। ये यहाँ पर डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। अब अगर देखो आर्टिकल नंबर 167 में किसके बारे में बताया गया है, आर्टिकल नंबर 167 में बताया गया है ड्यूटीज ऑफ सीएम के बारे में। इसमें पहले यहाँ पर दो आर्टिकल्स को पहले याद रखो। आर्टिकल नंबर 163 क्या है, स्टेट के अंदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो आर्टिकल नंबर 163 में आ जाएंगे। और स्टेट के अंदर जो चीफ मिनिस्टर होते हैं यानी कि मुख्यमंत्री, वो आर्टिकल नंबर 164 में आ जाएंगे। लेकिन सीएम की जो ड्यूटीज है वो आर्टिकल नंबर 167 में दिए गए हैं। करेक्ट है। चलो अच्छा, अब आगे। अब देखो आर्टिकल नंबर 200। ये आर्टिकल कहता है कि अगर राज्यपाल के पास राज्य का कोई प्रस्ताव आता है तो उसके ऊपर अगर अनुमति दी जाती है तो आर्टिकल नंबर 200 होगा। अगला देखो आर्टिकल नंबर 213। ये क्या है, प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश। देखो समझना, एक आर्टिकल है 123 ये, और एक आर्टिकल है 213 ये। आर्टिकल 123 बात करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, और आर्टिकल 213 बात करता है गवर्नर ऑफ द स्टेट के बारे में। आर्टिकल 123 के अंदर जो ऑर्डिनेंस आएगा, जो अध्यादेश आएगा, वो कौन जारी करेगा, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट जारी करेगा। पर आर्टिकल 213 के अंदर जो ऑर्डिनेंस आएगा वो जारी कौन करेगा, गवर्नर करेंगे। दोनों के पास सेम राइट होते हैं, सिर्फ आर्टिकल यहाँ पे अलग अलग है। अगला देखो आर्टिकल नंबर 217। सबसे पहले चीज की आर्टिकल 214 जो है वो हाईकोर्ट से जुड़ा हुआ है। इंडिया के अंदर टोटल कितने हाईकोर्ट्स हो गए, 25 हाईकोर्ट्स। लेटेस्ट वाला कौन सा है, अमरावती। अब देखो यहाँ आर्टिकल 217 में क्या बोला गया है, कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर यहाँ हाईकोर्ट के अंदर किसी का भी मान लो ट्रांसफर करना है, किसी का भी अपॉइंटमेंट करना है, किसी को भी हटाना है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर किससे पूछी जाती है, राष्ट्रपति से पूछी जाती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से पूछी जाएगी। आर्टिकल नंबर 217। नेक्स्ट देखते हैं अप्रोप्रिएट बिल। ये आर्टिकल नंबर 114 और 204 में। एग्जाम में पूछा नहीं जाता पर नॉलेज के लिए देख लेते हैं। अब देखो ये जो रिट्स हैं इनको जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंडर आर्टिकल 32। लेकिन अगर हाई कोर्ट्स के द्वारा रिट्स को जारी किया जाएगा तो ये कौन से आर्टिकल में आएगा, तो ये आएगा आर्टिकल नंबर 226 में। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 214 जो है हाई कोर्ट। आर्टिकल 222 हो जाएगा हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस होते हैं अगर उनका ट्रांसफर करना है तो आर्टिकल नंबर 222 में ये दिया गया है। अभी आर्टिकल 217 बताया, उसी के साथ ये एक और आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 233। इसमें क्या कहा जाता है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं इनकी नियुक्ति की जाएगी राज्यपाल के द्वारा बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। एक और आर्टिकल देखो यहाँ पर, ऐसी कौन सी पावर है जो गवर्नर के पास होती है पर प्रेसिडेंट के पास नहीं होती है। आर्टिकल नंबर 201। इसमें गवर्नर जो होते हैं इनके पास एक राइट होता है। आर्टिकल नंबर 201 के अंदर जिसमें क्या होता है, स्टेट का कोई भी प्रस्ताव होता है उसको रिजर्व किया जा सकता है गवर्नर के द्वारा राष्ट्रपति के लिए। ये पावर सिर्फ और सिर्फ गवर्नर के पास होती है, किसी और के पास आपको ये पावर देखने को नहीं मिलती, नॉट इवन प्रेसिडेंट के पास। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 239 से 241 जो कौन से पार्ट में दिए हैं। ये दिए गए हैं पार्ट नंबर 8 में, यानी कि यूनियन टेरिटरीज का ये हिस्सा है। अब आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में स्पेशल स्टेटस दिया जा रहा है दिल्ली को। ये रहेगा 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसके अंदर दिल्ली को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया है और स्पेशल राइट्स भी प्रोवाइड करे गए हैं। अगला आ जाओ यहाँ पर पार्ट नंबर 9 में, पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात करेंगे। देखो अब बोला जा रहा है आर्टिकल नंबर 243 जो है पंचायत के बारे में बात करता है। इसमें कहा गया है कि जो पंचायत है वो 3 टायर होगी। अभी बताओ कौन सी कमेटी है जिसके द्वारा ये बात कही गई, तो ये बात कही गई बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा। सिंपल, ये बहुत इजीली आंसर हो जाएगा। देखो LM सिंघवी जी के द्वारा बोला गया था कि इसको संविधान का दर्जा देना चाहिए। किसको, पंचायत को। आगे अशोक मेहता कमेटी के द्वारा बोला गया था कि जो पंचायत है वो सिर्फ 2 टायर होनी चाहिए थी, इसमें जो बीच वाला ब्लॉक है वो नहीं होना चाहिए था। चलो अब अगला सवाल देखो, पार्लियामेंट हैज अ पावर टू मेक अ लॉ।
यानी कि जो संसद है उनके पास यहाँ पर शक्तियां हैं कि वो कानून बना सकती है, लेकिन किस केस में? इमरजेंसी के केस में। तो बताओ ये बात कौन से आर्टिकल में बोली गई है? ये बोली गई है आर्टिकल नंबर 250 में। अब देखो समझना इस बात को यहाँ पर, अगर सपोज करो कहीं इमरजेंसी का समय आ जाता है कि यहाँ पे ये चीज नहीं होती कि भैया यूनियन लिस्ट में आता है या स्टेट लिस्ट में या कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, ऐसा नहीं होता। अगर इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उस टाइम पर पार्लियामेंट जो होती है वो कोई भी कानून बना सकती है। ये है आर्टिकल 250 में, और ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखो, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, सारे सारे इंटर स्टेट में अगर बॉर्डर डिस्प्यूट होता है, कहने का मतलब ये है कि अगर राज्यों के बीच में नदियों के पानी को लेकर अगर कोई विवाद होता है तो इसको सुलझाने के लिए, यानी कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि कौन से आर्टिकल में ये कमेटी बनाई जाएगी, तो यहां इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 262। ध्यान रखिएगा कि राज्यों के बीच में कभी भी नदी के पानी को लेकर कोई भी डिस्प्यूट होता है, इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट अगर होता है, तो उसके लिए जो कमेटी बनाई जाती है अंडर आर्टिकल नंबर 262 के अंदर बनाई जाती है। इंपॉर्टेंट है ये, आपको ध्यान में रखना है। बताओ कंटीजेंसी फंड, यानी कि पीएम केयर फंड, जो कि देश की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए अथोराइज करती है, वो कौन से आर्टिकल में आएगी? आर्टिकल नंबर 267 में। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आएगा आर्टिकल 266 में, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया आता है आर्टिकल 267 में। अगर कंसोलिडेटेड फंड से आपको पैसे निकालने हैं तो आपको पार्लियामेंट से परमिशन लेनी होती है, और अगर कंटीजेंसी फंड से पैसा निकालना है तो आपको फाइनेंस सेक्रेटरी और साथ में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ती है। आपको पहले बताया गया था कि जो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, इसी के अंदर पीएम केयर फंड का पैसा रखा गया और बोला गया इसको अंडर आरटीआई ले आओ। आरटीआई आता है आर्टिकल नंबर 21 के अंदर, और इसके लिए जो कानून आया था उसे 2005 में लाया गया था। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अब पूछा जाता है कि मान लो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी भी राज्य को कुछ एक्स्ट्रा पैसे देती है, जैसे कि मान लो कहीं पर सुनामी आई, फॉर एग्जांपल असम में सुनामी आ गई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो जो एक्स्ट्रा ग्रांटेड एड प्रोवाइड करी जाती है राज्य सरकार को, ये कौन से आर्टिकल में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आर्टिकल नंबर 275। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, फिर चाहे आप कोई से भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सवाल पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, 275 आर्टिकल। आगे देखो, अब बताओ प्रेसिडेंट के द्वारा ऐसी कौन सी कमेटी है जो आर्टिकल नंबर 280 में दी गई है, और उसके जो मेंबर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट यहाँ प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, और इनका टेन्योर 5 साल का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। यूपीएससी की बात करो या फिर स्टेट के अंदर जो पीसीएस होता है उसकी, इनके लिए आपको अलग आर्टिकल मिलेंगे, आर्टिकल नंबर 315 से आर्टिकल नंबर 323 में। अब देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आता है आर्टिकल 324 के अंदर, और इसके अंदर 3 मेंबर्स होते हैं। 3 में से जो एक मेंबर होता है उसे चीफ इलेक्शन कमीशन बोला जाता है। कौन है अभी? सुनील अरोड़ा जी। पंचायत के जो चुनाव होते हैं या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो चुनाव होते हैं, उसे तो स्टेट के अंदर जो इलेक्शन कमीशन होता है आर्टिकल 243 क्लॉज के अंदर करा जाता है। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के लिए जो आर्टिकल्स है वो है आर्टिकल नंबर 338 और 338 क्लॉज ए। और अगर पूछ लिया जाता है कि नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, तो ये आ जाता है आर्टिकल नंबर 340 में। अगला नेशनल इमरजेंसी देख लेते हैं। आर्टिकल क्या होगा? ये होगा 352, नेशनल इमरजेंसी 352। अब देखो समझो, यहां पर नेशनल इमरजेंसी कब लगती है? ये तब लगती है जब हमारे देश को बाहर के किसी भी देश से खतरा होता है, या फिर मान लो इंटरनल लेवल पर हमारी जो आर्मी है, हमारी जो मिलिट्री फोर्सेस है, अगर वो बगावत कर दे तो यहां पर क्या हो जाएगा? नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाएगी। आर्टिकल नंबर 356 बात करता है राष्ट्रपति शासन के बारे में, यानी कि प्रेसिडेंट रूल। पर पॉइंट टू बी नोटेड, ये तभी लगाई जाएगी जब यहाँ पर गवर्नर लगाने को बोलेंगे कि राष्ट्रपति जी हमारे राज्य में जो कानून व्यवस्था है वो सही से काम नहीं कर रही है, तो आप क्या करो, आप यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दो। ये बात कौन बोल रहा है? ये बात गवर्नर बोल रहे हैं राष्ट्रपति से। तो ये कौन से आर्टिकल में आ जाएगा? ये आ जाएगा आर्टिकल नंबर 356 में। अगला है आर्टिकल नंबर 360। ये क्या है? फाइनेंस इमरजेंसी।
फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में आज तक नहीं लगी है। अब अगला सवाल, 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें बोला गया है कि जो वोटिंग राइट के लिए एज होती है, मतलब पहले क्या था, कोई भी व्यक्ति वोटिंग करना चाहता है तो उसकी एज 21 ईयर्स होनी चाहिए थी, लेकिन राजीव गांधी जी के टाइम पे इसको चेंज कर दिया गया और कर दिया गया कि 18 साल होनी चाहिए। अब सवाल है कि ये जो चेंजेस किया है, ये कौन से वाले आर्टिकल के अंदर चेंजेस किया गया? इसका आंसर होगा आर्टिकल नंबर 368, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल नंबर 368। जरा समझना कहता क्या है। इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि अगर पार्लियामेंट चाहे, यानी कि अगर संसद चाहे किसी भी चीज को बदलना, किसी भी चीज को, एनीथिंग, तो संसद यहां पर उसको चेंज कर सकता है। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि प्रेम्बल के अंदर जो बातें लिखी गई है, जानते होंगे आप कि प्रेम्बल किसी आर्टिकल में नहीं है। तो अगर यहां पर कोई भी ऐसी चीज है जो प्रेम्बल के अंदर लिखी गई है, उसके ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते किसी के भी द्वारा, चाहे वो पार्लियामेंट ही क्यों ना हो। तो ये आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है। अब यहां देखो, सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर कर लिए गए हैं। अब एक आर्टिकल और देख लो आप लोग, क्योंकि आर्टिकल 370 के कुछ क्लॉसेस हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर से जुड़े हुए हैं, उसे चेंज किए गए हैं। अब सवाल है आर्टिकल नंबर 371 कौन कौन से राज्यों के लिए बना हुआ है और किन आर्टिकल्स के तहत ये राज्यों को विशेष सुविधाएं यानी कि स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड कराता है। तो ये रहे आर्टिकल 371 जो है, ये महाराष्ट्र और गुजरात को कुछ स्पेशल राइट्स देता है। आर्टिकल 371 क्लॉज ए नागालैंड के लिए, आर्टिकल 371 क्लॉज बी असम के लिए, आर्टिकल 371 क्लॉज सी मणिपुर के लिए, 371 क्लॉज डी और ई आंध्र प्रदेश, 371 क्लॉज एफ सिक्किम, 371 क्लॉज जी मिजोरम, 371 क्लॉज एच अरुणाचल प्रदेश, 371 क्लॉज आई गोवा और 371 क्लॉज जे कर्नाटका के लिए है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 371 क्लॉज ए और 371 क्लॉज जी है। ये हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद।